नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे कि धान की खेती पर चर्चा किए थे। पहला जो पार्ट था उस पे बेसिक इंट्रोडक्शन हमने धान के बारे में देखा कि जो भी परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स थे उनको हम लोगों ने अच्छे से समझा। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 के रूप में हम लोग धान के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हर एक प्रकार की जो हमारे फसलें हैं उनकी हम खेती सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में जो खेती से संबंधित प्रश्न हो वो हमारे गलत ना हो और छूटे ना। ठीक है, प्रश्न भी नहीं छूटे और गलत भी ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निरंतर मेहनत। आप हर दिन क्लास देखते हो, नोट्स आप बनाते हो, आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है, उसके बावजूद आपको रिवाइज करने का मौका मिलना चाहिए। आप पढ़ते बहुत कुछ हो, परंतु रिवाइज करने का मौका भी आपके पास होना चाहिए। शुरुआत करने जा रहे हैं हम धान की खेती में। कल हम आपके टॉपिक को कहाँ पे छोड़े थे? जलवायु दशाएं, मतलब धान की फसल को कैसी जलवायु दशाएं चाहिए। तो वहां पर हमने जलवायु पूछ लिया, मौसम देख लिया था, धान को कैसा मौसम चाहिए, मिट्टी के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। अब हम बात करते हैं तापमान कैसा धान को चाहिए। ठीक है, तापमान के बाद आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं अपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान। अब यहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिखेंगे क्योंकि गेहूं की खेती में तापमान को अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं, मैंने बता दिया था। ठीक है, धीरे धीरे से हम शब्दों को और कम करते हुए जाएंगे। तो तापमान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेस्ट टेम्परेचर, मतलब आधारीय तापमान। जैसे हमने गेहूं में भी बताया था आधारीय तापमान, और धान में भी बता रहा हूं आधारीय तापमान। तो आधारित तापमान वो तापमान होता है, उससे नीचे तापमान अगर आ गया तो मान लो उस फसल के लिए अच्छा नहीं है। न्यूनतम तापमान कह सकते हैं, इतने तापमान तक ये उग सकता है, उसके नीचे नहीं उगेगा। तो आधारित तापमान धान के लिए कितना होता है? 8 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं औसतन तापमान की। औसतन तापमान कितना होना चाहिए? औसतन तापमान होना चाहिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। सभी लोग दिल खोल के क्लास को शेयर करते रहिएगा, शेयर नहीं रुकना चाहिए, फटाफट से शेयर और कमेंट आपके आने चाहिए। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप क्लास को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, हर एक ग्रुप, हर एक अपने दोस्त के पास जो आपको एग्रीकल्चर से रिलेशन रखता हो। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं अपने मामा नाना को भेज देना जो एग्रीकल्चर से उनका कोई वास्ता ना हो। औसतन तापमान हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पुष्पावस्था। अगर धान फ्लावरिंग स्टेज पर है तो पुष्पावस्था पर कितना तापमान चाहिए धान को? तो पुष्पावस्था पर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पुष्पावस्था के टाइम इसको चाहिए। अब हम बात करते हैं परिपक्वता के समय। जब धान परिपक्वता के समय आता है तो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, तो उस समय का जो तापमान धान को चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। हमने अलग अलग लिखाया, बाकी अमूमन आपको एक ही टेम्परेचर मिल जाता है 21 से 27। अलग अलग लिखाने का हमारा एक तात्पर्य यह है कि परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, पुष्पावस्था पर धान को कितना तापमान चाहिए? तो ध्यान रखना कि ऐसे प्रश्न जब आएंगे पेपर में तो गलत नहीं होने चाहिए हमारे। तो हमने तापमान के ऊपर चर्चा कर लिया। अब हम बात करते हैं तापमान से रिलेटेड, फिर हम आएंगे बीज दर पे। बीज दर के बारे में बात करते हैं। सीड रेट। तो बीज दर की हम चर्चा करते हैं। छिटकवा, ब्रॉड कॉस्टिंग, मतलब छिटकवा विधि से अगर हम धान को बोएंगे तो बीज दर कितना पड़ेगा? 100 केजी पड़ेगा। सामान्य दशा में भी यही है, 100 केजी। कितना? 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज पड़ेगा। अगर हम हल या सीड ड्रिल से बोते हैं, हल या सीड ड्रिल से बोते हैं तो बीज दर हमारा पड़ेगा 60 से लेकर के 80 केजी। कितना? 60 से लेकर के 80 केजी पर हेक्टेयर। ये हल या सीड ड्रिल से बोएंगे तब। उसके बाद
अगर हम संकर धान उगा रहे हैं तो बीज दर कितना पड़ेगा? 15 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर वो चीजें आपको नहीं बताएंगे जो डेपोग और एसआरआई में बीज दर है, वो अभी अलग से लिखाएंगे जस्ट अभी अगली स्लाइड में, कि डेपोग से कितना बीज दर पड़ता है और एसआरआई से बीज दर कितना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बीज दर बता दिया। अब हम चर्चा करेंगे कि फसल अंतरण, जो सामान्य रूप से हम फसल अंतरण रखते हैं धान को, वो कितना अंतरण पर बोते हैं? तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर क्या है लाइन से लाइन की दूरी, और 10 सेंटीमीटर है पौधे से पौधे की दूरी। ये है धान का फसल अंतरण, प्लांट स्पेसिंग और रो टू रो स्पेसिंग। ठीक है, तो लाइन से लाइन की दूरी कहने का मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका फसल अंतरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगली स्लाइड पे हम आपको पढ़ाते हैं नर्सरी वगैरह डालने की विधि, क्योंकि इसमें नर्सरी और डायरेक्ट दोनों तरीके से बोया जाता है धान। चलिए अब हम बात करते हैं नर्सरी। तो सबसे पहले नर्सरी की बात करते हैं। तो नर्सरी डालने का समय, पहला पॉइंट, डालने का समय और रोपने का समय। रोपने का समय, तो नर्सरी डालने का जो समय होता है वो मई जून होता है, मई जून, और इसकी रोपाई करते हैं जून जुलाई के बाद, 20 से 25 दिन बाद इसकी रोपाई कर देते हैं, जून जुलाई। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर। अब नर्सरी की विधियां, नर्सरी की विधियां, तो विधियों से हम पॉइंट निकालते हैं। नंबर 1, गीली विधि या भीगी विधि, भीगी या गीली विधि, जिसको वेट मेथड कहते हैं, जो गांव में सामान्यतः अपनाते हैं हम लोग। दूसरा, डेपोग विधि, डेपोग विधि। और तीसरा, एसआरआई विधि, श्री पद्धति जिसको बोलते हैं, एसआरआई श्री पद्धति। ये तो हो गई नर्सरी के तरीके। धान में नर्सरी इतने तरीकों से डाली जाती। हाँ, कभी कभी डायरेक्ट धान भी बोया जाता है, जैसे पंजाब सरकार ने किसानों को कहा है कि तुमको तो डायरेक्ट बोना ही बोना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का वाटर लेवल इतना डाउन चला गया, 205 फीट से नीचे चला गया, तो वहाँ पटलिंग वाला प्रोसेस करने के लिए थोड़ा बैन लगा दिया, क्योंकि नर्सरी जब डालेंगे तो पटलिंग करना पड़ेगा उसकी रोपाई के लिए। तो वहाँ पडलिंग प्रोसेस को कम करने के लिए नर्सरी बीज से धान को रोपने पर थोड़ा बैन लगाया गया। एक वैरायटी भी बैन की गई जो हमने कल आपको बताया था, पूसा 44, क्योंकि वो बहुत लंबे समय की प्रजाति होती थी, सामान्य धान से 20 से 25 दिन ज़्यादा टाइम लेती थी। तो अब इसमें पहला नंबर आता है हमारा भीगी विधि। वेट मेथड। क्या होगा भीगी विधि में, अब हम जानते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल कितना इसके लिए होगा, क्षेत्रफल नर्सरी डालने हेतु, ठीक है, क्षेत्रफल नर्सरी डालने हेतु कितना चाहिए, 1000 स्क्वायर मीटर। इसी को बोल देंगे 1/10 हेक्टेयर, या इसी को बोल देंगे 0.1 हेक्टेयर। एक बात एक ही है, ये सब मैथमेटिक्स है आगे, ठीक, ऑप्शन में मिल जाएगा, तो भ्रमित मत होना कि सर
हमने तो 1000 वर्ग मीटर पढ़ा, यहाँ पर 0.1 हेक्टेयर आ गया, एक ही बात है तीनों, ठीक है। तो इतना क्षेत्रफल होना चाहिए। अगर नर्सरी डालने के लिए क्षेत्रफल इतना है, इससे रोपाई की जा सकती है 1 हेक्टेयर की। रोपाई 1 हेक्टेयर खेती के लिए, रोपाई 1 हेक्टेयर खेती के लिए नर्सरी कितने एरिया पर डालते हैं? 1000 वर्ग मीटर एरिया पर नर्सरी डालते हैं। ये बात पता चल गई, ठीक है। दूसरा, पानी भरे खेत में नर्सरी डालते हैं। पानी भरे खेत में बीज की बुआई, पानी भरे खेत में बीज की बुवाई। तीसरा पॉइंट, बीज दर, कि कितना बीज दर हम लोग रखते हैं। तो बीज दर में दो केस आएंगे, एक तो आएगा महीन धान। महीन धान, महीन धान की बीज दर कम पड़ती है, कितना? 30 से 35 केजी। 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई हेतु, ठीक है। और मोटा धान 40 से 45 केजी, 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर, ये मोटा धान पड़ता है, इसका बीज दर हो गया, ठीक है। यहां तक तो सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब बात करते हैं इसके रोपाई का समय, ठीक है। रोपाई, तो ये नर्सरी हमने डाल दी। अब जो रोपाई होगी, रोपाई अगर हम बात करें सामान्य दशा, सामान्य दशा में जो रोपाई करने का जो समय होता है 20 से 25 दिन बाद, नर्सरी डालने के 20 से 25 दिन बाद जो इसके रोपाई का समय होता है, ठीक है। ये सामान्य दशा में है कि नर्सरी डालने के 20 से 25 दिन बाद। अब अगर हम बात कर लें ऊसर, ऊसर भूमि में अगर हमें नर्सरी की रोपाई करना है, तो नर्सरी डालने के 25 से 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद ये ऊसर भूमि की कहानी हो गई। अब अगर रबी ऋतु में रोपाई करनी है, किसमें करनी है? रबी ऋतु में। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अगर रबी ऋतु में रोपाई करनी है तो नर्सरी डालने के 30 से 35 दिन बाद रोपाई करेंगे। कितने? 30 से 35 दिन बाद रोपाई करेंगे। अब रोपाई जो होगी वो कितने अंतरण पे की जाएगी? अंतरण की हम बात कर लेते हैं, तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये इसके रोपाई का अंतरण हो गया। रोपाई का समय कि नर्सरी कितने कितने दिन पर कब रोपनी चाहिए, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। भीगी विधि में क्या होता है, हम लोग गांव में जाते हैं, जब खेत को जुताई उताई करके बाकायदा नर्सरी की क्यारी बना लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, फिर बीज को डाल देते हैं।
फिर पशु पक्षियों से कुछ दिन बचाते हैं, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू डालते हैं। फिर क्या हुआ, ये जब 20 से 25 दिन की हो जाती है तो इसको उखाड़ कर मूल स्थान से, और जहाँ पे पडलिंग किया हुआ क्षेत्र पड़ा होता है, जिसको पलेवा कहते हो, लेवा कहते हो, वहां पर इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ठीक है, ये आप सब जानते हो कि गांव में तरीका ज्यादातर अपनाया जाता है, भीगी विधि वाला। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आपको अगला बताते हैं, डेपोक विधि। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेपोक विधि की, दूसरे नंबर पे। यहां से पेपर में क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान देना। डेपोक विधि, ये तो एग्रीकल्चर ही नहीं, जो भी एग्जाम होते हैं अक्सर कर पूछ ही लिया जाता है डेपोक मेथड। वनडे एग्जाम, सिविल सर्विसेज, सब में ये डेपोक विधि तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डेपोक विधि में सबसे पहले तो हम लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैट विधि। मैट विधि मतलब ये चटाई पे भी उग सकती है। मैट विधि व मृदा विहीन नर्सरी विधि। मृदा विहीन नर्सरी विधि, कहने का मतलब इसमें नर्सरी हम फर्श पर मैट बिछाकर नर्सरी डालते हैं। ठीक है, लिखेंगे दूसरा पॉइंट, नर्सरी फर्श व चटाई टाट पर डालते हैं, इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये भी पूछ सकता है सॉइललेस नर्सरी मेथड कौन सा है, कि मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास ये भी हो गया कि इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब मिट्टी के बिना ही नर्सरी उगाती है। कहाँ पे उगती है, फर्श पे उग सकती है, मैट पे उग सकती है, टाट का बोरा हो उस पे उगा सकते हो, कपड़े पे उगा सकते हो। ठीक है, ये है डेपोक की कहानी। आगे हम बात करते हैं डेपोक के बारे में, इसकी खोज कहाँ होती है। तो इसकी खोज पर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसकी खोज होती है मनीला फिलीपींस में। कहाँ होती है, मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में इसकी खोज होती है। ठीक है, किसकी, डेपोक विधि की। अगला पॉइंट हम इसी में लिख लेते हैं, सर्वाधिक प्रचलित, भारत में सर्वाधिक प्रचलित। भारत में सर्वाधिक प्रचलित कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक भारत के अंदर ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब डेपोक के लिए जब नर्सरी डालेंगे, नर्सरी हेतु क्षेत्र, नर्सरी हेतु क्षेत्र कितना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। जितना भी 25 से 30 स्क्वायर मीटर, इस पे आप स्टार लगा के इसको लिखना, और ये कई बार पूछा गया है, आप ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो डेपोक विधि का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 25 से 30 स्क्वायर मीटर, नर्सरी हेतु क्षेत्रफल। नर्सरी हेतु बीज दर, दूसरा पॉइंट, नर्सरी हेतु बीज दर।
2.5 से 3 kg प्रति वर्ग मीटर, यानी कि अगर हम देखें तो 75 से 90 kg प्रति हेक्टेयर। भाई वर्ग मीटर के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 से 3 kg पर वर्ग मीटर, जो नर्सरी में इतना वर्ग मीटर एरिया ले रहे हैं, और एक वर्ग मीटर में अगर हम 2.5 से 3 kg बीज दर डाल रहे हैं तो टोटल अगर बात करेंगे 1 हेक्टेयर, क्योंकि 1 हेक्टेयर के लिए ये एरिया है, और 25 से 30 वर्ग मीटर एरिया है, और एक वर्ग मीटर में इतना बीज दर पड़ेगा, इनकी गुणा करके लिख देना, 75 से 90 kg पर हेक्टेयर आएगा। ये तो इसका सीड रेट की कहानी आ गई। अब हम चर्चा करते हैं कि इस पे और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं नर्सरी रोपाई हेतु, रोपाई हेतु 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। दिन में पौधरोपण के लिए तैयार हो जाती है। पौधरोपण के लिए तैयार हो जाती है। ये लाभदायक कैसे है? गीली विधि की अपेक्षा नर्सरी तैयार होने में टाइम कम लगता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो नर्सरी तैयार होती है थोड़ा हेल्दी होती है, और लागत की कमी आती है। जो लागत हम लोग लगाते हैं ना नर्सरी बनाने में, वो कम आती है यहाँ पर। तो आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बताते हैं आपको SRI मेथड। डेपोक विधि के बारे में आज तक जो भी प्रश्न आए हुए हैं आपको इसी स्लाइड से मिल जाएंगे। अब SRI मेथड को हम लोग तोड़ लेते हैं। SRI मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो SRI का पूरा नाम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन 1983 में मेडागास्कर देश में खोज हुई। ये सारे पॉइंट्स हैं। सन 2000 ईस्वी में डॉक्टर भास्कर द्वारा इसे भारत तमिलनाडु में लाया गया। भारत लाया गया। यहाँ पर इतने हमने पॉइंट्स देखे कि SRI मेथड की खोज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि SRI मेथड की खोज कब हुई, SRI का पूरा नाम क्या है, SRI भारत में कैसे आई। ठीक है, अब हम SRI से बात करते हैं, SRI की और टेक्निक्स पर, कि SRI में बीज दर कितनी लगती है। बीज दर लगती है 6 से लेकर के 8 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नर्सरी हेतु क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे कितना चाहिए, तो 100 स्क्वायर मीटर
कितना 100 स्क्वायर मीटर। हमने 3 एरिया लिखवा दिया है आपको। एक बार पेपर में पूछा गया कि धान के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए, उसमें ऑप्शन था 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर। तो उसमें पूछा क्या था, उसने उसने क्या कह दिया उसको, एसआरआई नहीं दिया पेपर में, परंतु पूछा उसने एसआरआई का ही, क्योंकि उसमें से ऑप्शन 100 ही मिल रहा था, बाकी धान में कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो याद रखना सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं सेट हो सकते हैं। अब तुम 1000 याद करके रट लिए बाबा के जमाने का, वो हर जगह काम आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नर्सरी है तो क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर। नर्सरी रोपाई हेतु 10 से 12 दिन में 10 से 12 दिन में, कहीं कहीं 8 से 12 भी दिया होता है, 10 से 12 दिन में तैयार हो जाती, तैयार हो जाती है। ये मामला हो गया। अब इसका फसल अंतरण कितना रखते हैं इसमें, एसआरआई में फसल अंतरण रखते हैं 25 × 25 सेंटीमीटर। कितना रखते हैं, 25 × 25 सेंटीमीटर। जो हम फसल उगाते हैं धान की एसआरआई विधि से, उसका स्पेसिंग कितना रखते हैं, 25 × 25 सेंटीमीटर। अब एक दो पॉइंट्स इसके और बचे हुए हैं, उसको भी साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं, जनक इसके, जनक कौन है, तो हेनरी डी लॉलेने, ये इसके जनक के रूप में माने जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक प्रचलित अगर हम बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक प्रचलन, भारत में सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है, तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन होता है दक्षिण भारत। अब ये हमने नर्सरी के आपको तीनों तरीके बता दिए कि गीली विधि क्या होती है, मतलब भीगी विधि, उसके साथ साथ डेपोक विधि और एसआरआई मेथड। इन तीनों विधि से धान की हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद हम एक पडलिंग करते हैं, पडलिंग करने के दौरान ही इसकी हम रोपाई कर पाते हैं। अब इसके बाद का हमारा जो पॉइंट्स होगा वो पडलिंग होगा। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नर्सरी तो हमने तैयार कर ली, अब पडलिंग के बारे में देखते हैं। पडलिंग या पाटा लगाना जिसको बोलते हैं पानी में। इसके अलग अलग नाम हैं, बहुत क्षेत्रीय नाम भी इसके चलते हैं, जैसे पंजाब में कादो करना बोलते हैं, हरियाणा में, ठीक है, अपने यूपी में इसको पलेवा बोलते हैं। तो हर जगह इसके अलग अलग नाम हैं। पडलिंग सबसे पहले समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम इसको लिखवाते हैं। जैसे मान लो कोई खेत है, ये कोई खेत है, इस खेत की कोई एक मृदा सतह है, इस प्रकार से मान लो ये मृदा सतह है। ये है मृदा सतह। पडलिंग प्रोसेस होता क्या है, हम खेत की पहले जुताई करते हैं, जो भी मनाए 3-4 जुताइयां हल से, हैरों से। जुताइयां करने के बाद हम इस खेत में पानी भर देते हैं।
ठीक है, वाटर को स्टैंड करते हैं, पानी भरा रहता है। पानी भरने के बाद जब हम इसमें पाटा लगाते हैं, पाटा जब लगाते हैं तो ये वाला जो ऊपरी सतह है ये तो हल्का सा पोरस रहता है, ये हल्का सा रंध्र युक्त रहता है, परंतु इसके जो नीचे का भाग है, ये जो एरिया है, ये सख्त कठोर परत बन जाती है। यहाँ पर क्या बन जाती है? सख्त कठोर परत। सख्त कठोर परत का निर्माण हो जाता है नीचे वाले क्षेत्र में। ऊपर वाला एरिया तो पोरस रहता है, मगर लगेगा लोगों को कि ऊपर वाला एरिया हार्ड होगा। ऊपर वाला एरिया 10 सेंटीमीटर तक, ये 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक का जो भाग है वो पोरस रहता है, सरंध्र रहता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। नीचे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। यहां पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, प्रेजेंट होगी। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है अब्सेंट हो जाएगी या कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम या नहीं रहेगी, क्योंकि ये रिड्यूस जोन में आ जाता है, नीचे वाला एरिया सख्त हो जाता है। और जब कोई मृदा सतह ऊपर से 0 से 10 सेंटीमीटर पोरस होगी, नीचे से मृदा सतह कठोर होगी, तो ना ही नीचे जो पौधे उग रहे होंगे खरपतवार, इनको ऊपर जाने देगी, इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा उसको इवेपोरेट नहीं होने देगा, और बाहर से मिट्टी के जो नमी आएगी, या बाहर से जब कोई हम पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा नीचे जल्दी से नहीं जाएगा, मतलब इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन को भी ये रोक के रखेगा पानी। जब कोई मिट्टी की सतह कठोर, मान लो हमारी हथेली कठोर है, इस पर हम कोई ऊपर से पानी डालें तो बहुत जल्दी नीचे नहीं जाएगा, बहुत देर में रुक रुक के जाएगा, तो मिट्टी की जलधारण क्षमता भी बढ़िया कर लेता है। अभी कोई सामान्य सा खेत है, पानी भरा है हमने, तो इसमें 3 फेज हैं, पानी भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है, तीनों फेज है। जब इसमें हम पडलिंग कर देते हैं तो पोर स्पेस वाला फेज गायब हो जाता है, 2 फेज बचते हैं, सॉलिड और वाटर वाला। तो अब हम बात करते हैं पडलिंग में। पडलिंग होता क्या है? पानी भरे खेत में पानी भरे हुए खेत में यांत्रिक विधि द्वारा यांत्रिक विधि द्वारा पाटा लगाकर खेत में कीचड़, मड तैयार करना, पडलिंग कहलाता है। सब लोग देखे होंगे गांव में जो लेवा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पडलिंग बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां होंगी कि हम लोग पडलिंग आखिर क्यों करते हैं, पानी क्यों व्यर्थ करते हैं। इसमें तो एक्स्ट्रा पानी लगता है, धान उगने से पहले ही पानी भरने की जरूरत पड़ती है, वैसे भी हमारे यहाँ पानी की कमी है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो जो हम धान लगा देंगे उसमें एक तो खरपतवार की समस्या ज्यादा होगी, दूसरा पानी को हम स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धान को पानी ज्यादा चाहिए, ज्यादा होता है, ठीक है, नमी उसमें खेत में बरकरार बनी रहे। तो इसके फायदे क्या होते हैं, पडलिंग के लाभ, या पडलिंग क्या है, इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मृदा नमी संरक्षित रहती है, मृदा नमी संरक्षित रहती है। जो मिट्टी के अंदर की नमी है वो संरक्षित रहेगी। पानी की अंतःस्रवण गति, पानी की परकोलेशन व लीचिंग प्रक्रिया कम होगी।
परकोलेशन क्या होता है? पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी की गति, लीचिंग, मिट्टी के अंदर पानी के साथ साथ खनिज लवणों की वर्टिकल मूवमेंट जो होता है उसको लीचिंग कहते हैं। जो घुलनशील लवण होते हैं हमारे पानी के साथ बह के मिट्टी के निचली सतहों में चले जाते हैं, तो ये प्रोसेस कम हो जाएगी। तीसरा, खरपतवारों की वृद्धि पर रोक, खरपतवारों की वृद्धि पर रोक, ठीक है। ये इसके लाभ हो गए। दो इसकी हानियां भी होती हैं कि हानि इससे क्या होगी। तो हानि में देखते हैं हम लोग, नंबर एक, मृदा सतह का कठोर होना, मृदा सतह का कठोर होना। जब मृदा सतह कठोर हो जाएगी तो मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार नहीं होगा, भौतिक संरचना इसकी बिगड़ जाएगी। जैसे मान लो हमारा ही हाथ है, इसमें चोट लग जाए और कहीं पर मांस कठोर हो जाए, तो हम फिजिकली उतने ज़्यादा एबल नहीं होंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। तो सबसे पहले मिट्टी की सतह का कठोर होना। दूसरा सबसे अहम, कि मृदा का स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, मृदा का स्थूल घनत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, मृदा का स्थूल घनत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं टिलेज, तो हम लोग बात करते हैं कि जब हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, टिलेज का मतलब जुताई गुड़ाई, ठीक है। तो टिलेज ऑपरेशन जब कभी भी हम करेंगे तो मिट्टी का स्थूल घनत्व घटता है। डेफिनेटली जब हम टिलेज करेंगे तो मिट्टी का जो वल्क डेंसिटी होगा या स्थूल घनत्व होगा वो घटेगा। परंतु पडलिंग भी एक टिलेज है, पडलिंग भी टिलेज है, और इसको करने से स्थूल घनत्व बढ़ता है। यानी कि स्थूल घनत्व घटने बढ़ने के केस में पडलिंग एक जो टिलेज है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी सारे टिलेज ऑपरेशन में स्थूल घनत्व घटेगा परंतु पडलिंग में बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस प्रकार के टिलेज ऑपरेशन से स्थूल घनत्व बढ़ता है, तो पडलिंग आएगा। ठीक है, आप पडलिंग के बारे में, इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो हमने इसके लाभ और हानियों पर चर्चा की, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सीधी बुवाई, धान की सीधी बुवाई। जैसे गेहूं बोते हैं वैसे धान भी बोया जाता है। धान की सीधी बुवाई, डायरेक्ट सीडेड राइस। डीएसआर, डीएसआर में हम देखते हैं धान से रिलेटेड जो डीएसआर टेक्निक होता है डायरेक्ट सीडेड राइस से दो प्रकार का होता है। एक होता है ड्राई डीएसआर, मतलब सूखे खेत में धान बो देना। एक होता है वेट, वेट डीएसआर, मतलब पानी हल्का सा भरेंगे उसमें डीएसआर कर देंगे। ठीक है, डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस। ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमारे यहाँ जो वाटर का लेवल जो है बहुत डाउन चला जाता है। जैसे पंजाब के किसानों पर ये थोप दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि तुम भैया डायरेक्ट सीडेड तो करोगे ही करोगे, नहीं करोगे तो धान लगाना आपका बैन कर देंगे। क्योंकि वहां का जो वाटर लेवल है 205 फीट नीचे चला गया। कितने? 205 फीट। जो अपने यहाँ वाटर लेवल हम लोग 10-5 फीट नीचे से पानी निकाल देते हैं ना, नल जो लगाते हो घरों में, तो उसमें जो बोर डालते हो ना 10-5 फीट पे रहता है, वहां 205 फीट नीचे से पानी चला जाता है। क्या हाल है वहां का पानी का? उसका कारण है धान की ज्यादा बुवाई वहां होना। ठीक है, तो डीएसआर टेक्निक अपना लिए, ड्राई डीएसआर और वेट डीएसआर। क्या होता है डीएसआर में? तो डीएसआर में ये होता है हल
सीड ड्रिल व छिटकवा विधि से बीज की सीधे बुवाई, बीज की खेत में सीधे बुवाई, सीधी बुवाई, कोई नर्सरी नहीं डालना पड़ता है इसमें, सीधी बुवाई करना। ठीक है। अब इसके लिए कुछ स्पेशल वैरायटी भी आती है जो डायरेक्ट डीएसआर के लिए हैं, जैसे बाला, कावेरी, नगीना 22। ये डीएसआर वैरायटी है, डीएसआर प्रजाति मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस प्रजाति, इनको डायरेक्ट हम उगा सकते हैं। ठीक है। डीएसआर के फायदे क्या होते हैं? पानी की बचत, लागत की बचत। ठीक है, ये इसके फायदे होते हैं। तो अगर हम इसके लाभ पर चर्चा करें, डीएसआर टेक्निक के लाभ क्या है, तो इसके लाभ दो हैं। एक, लागत में कमी, और भी लाभ हैं जैसे ये जल्दी पक जाती है 7 दिन पहले। दूसरा, पानी की बचत, पानी की बचत। तो इसकी हानि भी होंगी, लाभ है तो हानियां बिल्कुल। हानि पे चर्चा कर लेते हैं। तो हानि की ओर जब देखेंगे तो दो हानियां। नंबर एक, बलुई भूमि के लिए उपयोगी नहीं, बलुई भूमि के लिए उपयोगी नहीं। ये जो मेथड होता है ये सैंडी सॉइल के लिए उपयोगी नहीं होता है। दूसरा, खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा होती है, खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है। हमसे एक इंटरव्यू में पूछा था बिहार पीसीएस में कि डीएसआर टेक्निक में हम खरपतवार कैसे नियंत्रण करेंगे। तो उसके लिए एक टेक्निक आती है व्यूसेनिंग, मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले स्लाइड में, यानी कि अगले पार्ट में। अभी तक मैं आपको यहीं तक रोकता हूँ। इसके आगे एक पॉइंट और आपको बताऊंगा कि जैसे कि धान की जो प्रजातियां हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना कि 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मात्र हम कल्टीवेशन करते हैं 2 प्रजातियों का, और उन 2 प्रजातियों में फिर हम एक प्रजाति और ग्रो करते हैं जिसकी और 3-3 प्रजातियां आती हैं, उस पर जिक्र करते हैं। फिर हम इसके खरपतवार नियंत्रण पर बात करेंगे। व्यूसनिंग होता क्या है बेसिकली, मैं 1 सेकेंड में इसको बताने का प्रयास करूंगा कि धान का जो खेत होता है उसमें हल्का सा पानी भर देते हैं और हल से क्रॉस जुताई करके, क्रिस क्रॉस जुताई करके हम खरपतवारों को निकालते रहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे एक पॉइंट लिखते हैं कि धान की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। धान की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से मात्र 2 प्रजातियों की खेती होती है। दो प्रजातियों की खेती की जाती है, बाकी सब जंगली हैं। खेती की जाती है, शेष 22 जंगली प्रजातियां हैं।
वाइल्ड स्पीसीज हैं, जंगली जातियां हैं। तो इन 24 में से दो की जो खेती होती है वो दो कौन कौन सी हैं उनको भी जान लेते हैं। यहाँ से अभी क्वेश्चन आया था पेपर में। 24 में दो की खेती होती है, एक है ओराइजा सटाइवा, सबको पता होगा। ये ओराइजा सटाइवा जो है ये सब क्वेश्चन पेपर में आता है, चाहे किसी का भी पेपर हो। ओराइजा सटाइवा, ये खाने में सबसे अच्छा स्वाद इसी का होता है, हम लोग खाते भी इसी को हैं। एक होती है ओराइजा ग्लेवेरिमा, ओराइजा ग्लेवेरिमा। जो सटाइवा है वो एशिया में ग्रो की जाती है, एशिया में ग्रो की जाती है। और जो ग्लेवेरिमा है वो अफ्रीका में ग्रो की जाती है, वो भी पश्चिमी अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत ज्यादा भुखमरी है। ऐसे ऐसे देश हैं अफ्रीका में, सोमालिया जैसे, जो बड़े भुखमरी से गुजर रहे हैं। ठीक है, अपने यहाँ का हाल तब भी ठीक है, यहाँ का हाल बहुत बुरा है। एक हमारे बैचमेट हैं हॉर्टिकल्चर के, एक इंस्पेक्शन ऑफिसर गए थे अफ्रीका, 3 महीने बाद वापस आए हैं। ठीक है, तो वहाँ खाने पीने की समस्या में बहुत समस्या रहती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, पहली स्पेसीज को उठाते हैं, ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, इस ओराइजा सटाइवा की 3 उपप्रजातियां और हैं, 3 उपजातियां जिनकी खेती होती है। 3 उपजातियां कौन कौन सी हैं? एक तो है इंडिका, इंडिका पुस्तक भी है एक। दूसरी है जपोनिका, और तीसरी है जवानिका, जवैनिका। जपोनिका से कुछ पॉइंट लिख लेना। नंबर 1, दाना चपटा व छोटा, दाने में सिकुड़ ज्यादा, दाने में सिकुड़ ज्यादा, और पौधा बौना। सबसे मेन पॉइंट अब इसमें लिखना है, लॉजिंग रेसिस्टेंट। मतलब कितने भी आंधी वगैरह आ जाए ये गिरता नहीं है पौधा जल्दी, तो लॉजिंग रेसिस्टेंट होता है। जपोनिका यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया। तो जो इंडिका होती है ये भारत में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? भारत में। और जपोनिका जापान में, और जवैनिका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक घूमने वाला प्लेस है बाली, बाली द्वीप, इंडोनेशिया। ठीक है, तो हमने देखा कि इंडिया, जापान और इंडोनेशिया तीनों जगह अलग अलग प्रकार के धान उगाए जा रहे हैं। उनमें से कौन सी स्पीसीज है? ओराइजा सटाइवा। ये ओराइजा सटाइवा ही पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जपोनिका का होता है, उसके बाद जवैनिका का, फिर इंडिका का। जो हमारे यहाँ उगाई जाती है इसका उत्पादन बहुत कम होता है, जो जापान में उगाई जाती है उसका उत्पादन ज्यादा होता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग। इंडिका जो वैरायटी है जो भारत में उगाई जा रही है, इसकी भी 3 प्रजातियां उगाई जाती हैं। इंडिका,
इसकी तीन प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक तो है अस, दूसरी है अमन, और तीसरी है बोरो। ये तीनों प्रजातियां हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इनसे बुवाई का समय, कटाई का समय ये ज्यादा पूछा जाता है, तीनों का अलग अलग है, याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसको। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं धान, और धान में सबसे पहला लिखते हैं अस, दूसरा लिखते हैं अमन, और तीसरा लिखते हैं बोरो। अब इधर हम लोग लिखते हैं बुवाई का समय। फिर इधर लिखते हैं कटाई का समय। इधर लिखते हैं क्षेत्र। कि कितने क्षेत्र पे कौन सी फसल उगाई जाती है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो अस उगाया जाता है, इसकी जो बुवाई का समय है वो मई जून है। कब है? मई जून। और जो अमन उगाया जाता है ये जून जुलाई में उगाया जाता है, जून से लेकर के जुलाई में उगाया जाता है। और बोरो जो उगाया जाता है नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। यहीं पे एक पॉइंट लिख लेना, रवि ऋतु का धान है ये, रवि ऋतु का धान। अब इसको याद कैसे करोगे? इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, कि इसकी बुवाई का समय कैसे याद कर सकते हो। तो एक याद रखना, मजनू। ठीक है। अब मजनू का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा मूवी वगैरह में। तो माह से मतलब होता है मई जून, जा से जून जुलाई, और ना से नवंबर दिसंबर। तो ये बुवाई का समय तो क्लियर हो गया। ऐसे आप याद करोगे तो बड़ा समय लग जाएगा। ऐसे ही कटाई का समय हम याद करते हैं। इधर कटाई इसकी होती है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। और इसकी नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। और इसकी मार्च अप्रैल में कटाई होती, मार्च अप्रैल में। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है कटाई की, कि कटाई को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो याद रखना सनम। ठीक है। गाना भी तो बॉलीवुड में चलते हैं इससे रिलेटेड। तो सनम का मतलब सा से सितंबर, ना से नवंबर, माह से मार्च अप्रैल। ठीक, याद करने की एक ट्रिक है। क्षेत्र की बात करेंगे तो आस धान है भारत के मात्र 7% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। और जो अमन है ये 84% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। 84 सात कितने हो गए? 91 बचा 9। तो बोरो कितने पे उगाया जाता है? मात्र 9% क्षेत्रफल पर। ठीक है। तो आज की क्लास का ये अंतिम बिंदु था। यहां से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अमन से, और दूसरा बोरो से। क्वेश्चन ये आएगा कि सर्वाधिक कौन सा धान उगाया जाता है? अमन। रबी ऋतु का धान कौन सा है? बोरो। ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे इससे आगे की क्लास में।